नमस्कार। ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरो में इस बार के ओलंपिक्स कई मायने में खास होंगे। 5 से 21 अगस्त तक चलने वाला खेलों का ये महाकुंभ ना सिर्फ इसलिए अहम है कि इस बार सबसे बड़ा भारतीय दल इनमें हिस्सा ले रहा है, बल्कि ये खेल अब तक कई विवादों के घेरे में भी रहे हैं। इस खास कार्यक्रम ओलंपिक का सफर में आज हम आपको दिखाएंगे ओलंपिक का इतिहास और भारत का सफर। साथ ही हम सलाम करेंगे इस दौरान भारत को गौरवान्वित करने वाले चैंपियंस को। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं खेलों की दुनिया के जानकार नोवी कपाडिया। नोवी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ, धन्यवाद। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार वर्ष 1900 में हिस्सा लिया था, जिनमें एकमात्र भारतीय एथलीट नॉर्मन प्रिचर्ड ने एथलेटिक्स में 2 रजत पदक जीते थे। एक समय ओलंपिक में भारतीय हॉकी का दबदबा था और टीम ने 1928 से 1980 के बीच 12 ओलंपिक्स में पदक जीते थे, जिसमें लगातार 6 स्वर्ण समेत कुल 18 पदक शामिल थे। एक नजर डालते हैं ओलंपिक्स की शुरुआत से 1980 तक भारत के प्रदर्शन पर। कलकत्ता में जन्मे नॉर्मन प्रिचर्ड को ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाला भारत में जन्मा पहला एथलीट माना जाता है। ब्रिटिश माता पिता की संतान प्रिचर्ड ने 1900 के ओलंपिक में 2 रजत पदक जीते। उन्होंने ये पदक 200 मीटर की दौड़ और 200 मीटर की बाधा दौड़ में जीते। हालांकि इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशंस द्वारा जारी किए गए आंकड़ों में प्रिचर्ड को ग्रेट ब्रिटेन का प्रतिनिधि बताया गया, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का यही कहना है कि प्रिचर्ड ने भारत की ओर से हिस्सा लिया और भारत के लिए पदक जीते। केडी जाधव पहली बार सुर्खियों में तब आए जब वे 1948 के लंदन ओलंपिक में फ्लाईवेट वर्ग में 6ठे स्थान पर रहे थे। ये भी काबिले तारीफ प्रदर्शन था, क्योंकि उनके लिए अंतर्राष्ट्रीय नियमों के मुताबिक मैट पर कुश्ती करना बिल्कुल नई बात थी। उन्होंने और मेहनत की और प्रशासनिक बाधाओं और आर्थिक दिक्कतों से पार पाते हुए 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक में जगह बनाई। वहां उन्होंने कांस्य जीता और वे ओलंपिक पदक जीतने वाले भारतीय मूल के पहले खिलाड़ी बने। 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने अपनी जीत का स्वर्णिम सिलसिला शुरू किया। भारत ने 28 साल के दौरान लगातार 6 स्वर्ण पदक जीते। टीम ने कुल मिलाकर 11 पदक जीते, जिसमें 8 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल है। भारतीय हॉकी टीम ने आखिरी पदक 1980 के मॉस्को ओलंपिक में जीता था, जिसके बाद से टीम अपने प्रदर्शन के स्तर को इस ऊंचाई तक ले जाने में नाकाम रही। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। तो 1980 तक ओलंपिक्स में भारतीय हॉकी छाई रही। उसे भारतीय हॉकी का स्वर्णिम दौर भी कहा जाता है। लेकिन इस दौरान एक नाम जिसने सबको हैरान किया, जो बेहद चर्चा का विषय भी उस समय रहे, वो थे केडी जाधव। आजाद भारत में पहले इंडिविजुअल स्पर्धा में पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी। नोवी, केडी जाधव की ही अगर हम इस चर्चा की शुरुआत केडी जाधव से ही करें, जिस तरह का उस समय दौर था, आर्थिक परेशानियां थी उनके सामने, बहुत प्रशासनिक परेशानियों का भी उनको सामना करना पड़ा, लेकिन उसमें भी वो निकल कर आए और उन्होंने ये पदक जीतकर दिखा दिया कि अगर मेहनत कोई करना चाहे, कोई इरादे किसी के मजबूत हों, तो कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती। नहीं, केडी जाधव की बहुत तारीफ करनी चाहिए। बिल्कुल आपने सही बताया। आर्थिक समस्याएं थी उस समय पूरी तरह, जो रेसलिंग की दुनिया में भी इस तरह की, जैसे अब भारतीय खिलाड़ियों योगेश्वर दत्त या जो भी खिलाड़ी हो जिनको ट्रेनिंग मिलती है और अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोजर मिलता है, केडी जाधव को कुछ भी नहीं मिला था जी। और उस समय पूरी तरह नियम भी पूरी तरह तय नहीं हुए थे इंटरनेशनल रेसलिंग में। तो केडी जाधव ने बहुत सुधार किया 4 साल में, और कितनी कठिनाई से गई, लेकिन उस समय पैसे भी नहीं थे भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन के। तो उन्होंने अपनी चीज़ें, घर चीज बेच के, एक वो इच्छा थी कि ओलंपिक्स में भाग ले और कुछ जीते भारत के लिए, और ब्रॉन्ज मेडल लेके आए। और कुछ जैसे अभी तो सरकार से बहुत इनाम मिलता है, पैसा मिलता है, उस समय उनको वही था कि बैलगाड़ी में लेके आए और गांव के लोगों ने तालियां बजाई और हार पहनाए और कुछ थोड़ा बहुत मतलब तोहफे दिए। कि हॉकी का तो स्वर्णिम दौर कहा जाता है, लेकिन इस स्वर्णिम दौर को भी अगर हम 2 भागों में बांट लें, एक इंडिपेंडेंस से पहले और दूसरा इंडिपेंडेंस के बाद का, तो इंडिपेंडेंस से पहले का जो सफर था, जब 1928 के बाद भारत लगातार
गोल्ड मेडल जीतता रहा, उसे कैसे डिस्क्राइब करना चाहिए? देखो 1928 जो एम्स्टर्डम में जीते, वो पहली दफ़ा भारतीय टीम इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के थ्रू गई है। और जो सबसे बड़ी बात है उसमें कि ग्रेट ब्रिटेन घबरा गए जी। जो उस समय कॉलोनियल वो कहते थे, जो सन नेवर सेट्स इन द ब्रिटिश एम्पायर। 1908-1912 के हॉकी गोल्ड मेडलिस्ट ग्रेट ब्रिटेन थे, लेकिन आगा खान बेटन कप हॉकी टूर्नामेंट में उन्होंने देख लिया कि भारतीय खिलाड़ी इतने चतुर और इतनी सफाई से खेलते हैं कि हमारा कोई मुकाबला नहीं होगा। और वो उस समय वो नहीं चाहते थे कि हम एक मतलब कॉलोनियल माने जो जिस पे हम राज करते उनसे हारे, तो उन्होंने विड्रॉ किया। और वो टीम की पूरी तारीफ करनी होगी कि उन्होंने दिखाया कि भारतीय लोग कमज़ोर नहीं है। जो वो प्रोपागेंडा चलती थी कि इफेमिनेट है, कुछ मतलब ताकत वाली गेम खेल नहीं सकते जी। और इतना ध्यानचंद जैसे खिलाड़ियों ने इतनी मतलब स्किल दिखाई कि पूरे लोग हैरान हो गए। इन्हीं खिलाड़ियों को श्रेय जाता है कि आज़ादी के बाद जब तिरंगा ओलंपिक्स में दिखने लगा तो कहीं ना कहीं हॉकी को इसका बहुत ज़्यादा श्रेय जाता है और लोग पहचानने लगे थे कि भारत एक देश है और वहाँ की हॉकी टीम आती है और हमेशा गोल्ड मेडल लेकर जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, भारत की हॉकी टीम की पूरी तारीफ करनी होगी कि जो भारत की आइडेंटिटी बनी है दुनिया में, राजनीति में, हॉकी टीम के थ्रू बनी है। और एक ऐसी भारत ने एक उदाहरण भी दिया कि जो हम बात करते यूनिटी इन डाइवर्सिटी, वो उस हॉकी टीम का पूरा नज़र था। जो 1928 की हॉकी टीम 1932 की थी, कोई मसूरी से, कोई बंगाल से, कोई नागपुर से, अलग अलग कम्युनिटी से, एंग्लो इंडियन सबसे ज़्यादा थे, बॉम्बे से, बंगाल से, दिल्ली से, तो हर एक जगह से खिलाड़ी निकल रहे थे। और हर एक तरफ ध्यानचंद जी मतलब आर्मी में थे, कोई रेलवे से थे, कोई विद्यार्थी थे, कोई पुलिस में थे, कोई कस्टम्स में थे, अलग अलग जगह से निकले थे। तो वो पूरी टीम ने और पूरी दुनिया को इतनी आसानी से हराया है। 24 गोल अमेरिका को 1932 में, जी। हिटलर के सामने 1936 में जर्मनी जिन्होंने बहुत मतलब मेहनत की थी, उनको फाइनल में बिल्कुल बच्चों की तरह खिला के 8 गोल से हारे। और एक भाईचारा बहुत था उस टीम में, उस समय कोई डिफरेंसेस नहीं थे। तो वो 3 गोल्ड मेडल और ध्यानचंद का तो लाजवाब। जी हाँ, ध्यानचंद की अगर बात ना की जाए तो वो अधूरा ही रह जाएगा कहीं ना कहीं हॉकी। देखो 12 मैच में 39 गोल्स, उसका मतलब एवरेज लगाओ तो हर मैच में 3 गोल का एवरेज। उनके भाई रूप ने 7 मैच में 21 गोल, वो 2 ओलंपिक ही खेले हैं। तो उस समय के जो खिलाड़ियों ने बहुत ही मतलब डोमिनेट किया। देखो दूसरी बात ये भी उठती, कई लोग कहते हैं कि उस समय हॉकी इतना डेवलप नहीं था। बात सही है, ऑस्ट्रेलिया जर्मनी तो थे, ऑस्ट्रेलिया, नेदरलैंड्स, पाकिस्तान तो बना ही नहीं था तब, ऐसे मतलब दिग्गज देश नहीं थे। लेकिन जो स्किल इन्होंने दिखाया, ध्यानचंद के लिए स्टैचू भी बना और वो फिर पूरी हर जगह जाते थे तो लोग देखने आते थे। उनकी हॉकी भी कहते हैं कि तोड़कर देखी जाती थी, इसमें कुछ लगा तो नहीं है? जादूगर थे। जैसे ब्राजील का फुटबॉल था जब पहले गारिंचा खेलते थे, वैसे भारतीय हॉकी था उस समय में। और केवल ध्यानचंद नहीं थे, जाफर लेफ्ट आउट, गेटली, पेनिंजर सेंटर हाफ, केवल ध्यानचंद तो थे ही लाजवाब। उनके भाई रूप तो दारा जो गए थे 1936 में, बाद में पाकिस्तान चले गए थे, तो बहुत सारे खिलाड़ी लाजवाब थे। लेकिन उसके बाद एक दौर आया 1980 के बाद कह लें, या फिर लगातार जब 6 गोल्ड भारत ने जीते, उसके बाद जैसे जैसे एस्ट्रोटर्फ या फिर कृत्रिम घास का इस्तेमाल होने लगा तो कहीं ना कहीं भारत की हॉकी में वो लय देखने को नहीं मिली। 1980 के भी अगर हम ओलंपिक्स देखें, उसमें बहुत से कंट्रीज़ ने विड्रॉ कर लिया था, वहाँ पर भारत हॉकी में गोल्ड मेडल जीतने में कामयाब रहा। लेकिन उसके बाद एक लंबा दौर देखा हमने जिसमें हॉकी में हम कुछ खास कमाल नहीं कर पाए और 1980 से लेकर 1996 तक एक बिल्कुल सूखा रहा मेडल्स का। कुछ एक खिलाड़ियों ने कोशिश की, नाम पीटी उषा, मिल्खा सिंह ज़रूर आए, लेकिन वो कहीं ना कहीं थोड़े अनफॉर्चुनेट रहे। वो एक दौर, एक बुरा दौर कह सकते हैं भारत का ओलंपिक्स में। हाँ देखो, हॉकी की बात करें तो स्वतंत्र आज़ाद भारत के बाद 1948 में जीते और बड़ी खुशियां मनाई गई कि पहली दफ़ा जन गण मन, और जो हाई कमिश्नर थे वी.के. कृष्णा मेनन साहब, वो मैदान में कूद पड़े जब टीम को मतलब झप्पी देने के लिए कि उन्होंने ग्रेट ब्रिटेन को हराया फाइनल में। तो बड़ी खुशियां मनाई गई। तो उस समय तो और भारत और हॉकी एक गोल्ड मेडल जीतते थे हम केवल 1952 में, चलो 2 हो गए थे, 1 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज। लेकिन मतलब इतनी खुशियां मनाई जाती थी, प्रधानमंत्री आते थे, प्रोसेशन में जाती थी टीम। तो हॉकी का तो वो रहा ही है। लेकिन फिर
पाकिस्तान से हारे 1960 में, फिर जीते 1964 में और फिर स्तर गिरता रहा। जो 1980 की बात करें तब एस्ट्रोटर्फ पे हॉकी आई, खेल बदल गया। 1976 मॉन्ट्रियल में ही हमें दिख गया था कि हम इस हॉकी के लिए तैयार नहीं है। तेज गति की हॉकी थी, ताकत आने लगी, नियम बदलने लगे, क्योंकि जो यूरोपियन देश थे उन्होंने काफ़ी नियम बदले और काफ़ी उस समय 1984 की मेरे हिसाब से टीम बहुत अच्छी थी। बालकिशन साहब की टीम जो थी, कोच थे, और जफ़र इकबाल कप्तान थे, शाहिद जैसे दिग्गज खिलाड़ी थे, मर्विन फर्नांडिस, लेकिन कुछ बदकिस्मती थे, वो 5वें स्थान पे रहे। तो हॉकी तो मतलब बिछड़ता रहा और कई खिलाड़ी है जैसे पीटी उषा थे जी। बहुत ही दुर्घटना थी उनकी कि 4थे स्थान पे आई, बहुत ही कम जी। अंतर था, नहीं तो वो पहली महिला बनती जो मेडल ले जाते। मिल्खा सिंह और भी लोग हैं। कुश्ती में 1972 में प्रेमनाथ और सुदेश कुमार दोनों 4थे स्थान पे आए। हमारे श्री राम सिंह जो 800 मीटर 1976 मॉन्ट्रियल में, उन्होंने जो दुनिया के सबसे दिग्गज 800 मीटर रनर एल्बर्टो वांतोरेनो क्यूबा के, उनसे 500 मीटर तक आगे थे, लेकिन फिर वो थक गए क्योंकि उन्हें आदत नहीं थी और उस समय कोई मेसी और बगैर नहीं था। वांतोरेनो ने बाद में उनके पीठ पे ठपठपाया, कहा कि धन्यवाद, तुम्हारे वजह से मैं ये जीता हूँ और विश्व रिकॉर्ड भी प्राप्त किया। जी। तो 1980 के बाद 1996 तक एक ऐसा दौर रहा जहां पर भारतीय खिलाड़ी कोई पदक ओलंपिक से नहीं जीत पाए, लेकिन 1996 से एक दौर अलग शुरू हुआ जहां पर इंडिविजुअल मेडल्स भारत ने जीतने शुरू किए। लिएंडर पेस ने ये सबसे पहले 1996 में पदक जीता था और उसके बाद किन किन खिलाड़ियों ने पदक जीते उसके बारे में हम चर्चा जरूर करेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जल्दी आएंगे, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए डीडी न्यूज। उत्तर प्रदेश के करोड़ों लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने की जिम्मेदारी जिन कंधों पर है, वो कंधे हैं अखिलेश जी के, जिनके प्रयास से सबको साथ लेकर हर समाज, हर वर्ग, हर तबके के लिए योजनाओं की शुरुआत हुई है। किसानों की आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा के लिए किसान दुर्घटना बीमा योजना की भी नींव रखी गई। भाई बोले तो अपुन के एरिया में अपुन से बड़ा डेंजर कौन आ गया भाई? डेंगू और चिकुनगुनिया। बोले तो दोनों का गेम बजाते थे भाई। अरे पापा, कूलर में मच्छर की फैक्ट्री डाले लाए क्या? ड्रम, कूलर, गमले, पक्षियों के बर्तन वगैरह को हर हफ्ते साफ करने का। टायर, प्लास्टिक के कप, ग्लास, नारियल के खोल में पानी जमा न होने दे। डेंगू और चिकुनगुनिया का मच्छर साफ पानी में पनपता है। मच्छर के काटने से बचे। बुखार हो तो पैरासीटामोल लेने का, एस्प्रिन नहीं। पर भाई ये बीमारी का पता कैसे चलेगा भाई? सीधा है रे, बदन दर्द, सर दर्द, तेज बुखार, थकावट, बदन पे दाने निकले तो मतलब डॉक्टर को मिलने का, खुद डॉक्टर नहीं बनने का, समझा? वाह भाई, आप तो सचमुच के एमबीबीएस हो भाई। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने हम गांव वालों के लिए तरक्की के रास्ते खोल दिए। सड़क के गड्ढों की फोटो खींच रहे हो? कोई खास बात है क्या? अरे काका, मेरे मोबाइल फोन में मेरी सड़क ऐप है जिससे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से जुड़ी कोई भी जानकारी सरकार तक भेजी जा सकती है। सड़क से जुड़े सुझाव या शिकायत पर सरकार वाजिब कार्यवाही करती है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से जुड़ी कोई भी बात, मेरी सड़क एंड्रॉइड ऐप अब हर पल मेरे साथ। भाई बोले तो अपुन के एरिया में अपुन से बड़ा डेंजर कौन आ गया भाई? डेंगू और चिकुनगुनिया। बोले तो दोनों का गेम बजाते थे भाई।
अरे पापा, कूलर में मच्छर की फैक्ट्री डाले लाए क्या? ड्रम, कूलर, गमले, पक्षियों के बर्तन वगैरह को हर हफ्ते साफ करने का। टायर, प्लास्टिक के कप, ग्लास, नारियल के खोल में पानी जमा न होने दे। डेंगू और चिकनगुनिया का मच्छर साफ पानी में पनपता है। मच्छर के काटने से बचे। बुखार हो तो पैरासीटामोल लेने का, एस्प्रिन नहीं। पर भाई ये बीमारी का पता कैसे चलेगा? बस सीधा है रे, बदन दर्द, सर दर्द, तेज बुखार, थकावट, बदन पे दाने निकले तो मतलब डॉक्टर को मिलने का, खुद डॉक्टर नहीं बनने का, समझा? वाह भाई, आप तो सचमुच के एमबीबीएस हो भाई। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। 1980 के मॉस्को ओलंपिक्स में हॉकी में पदक जीतने के बाद 1996 तक भारत ने 16 साल तक कोई पदक नहीं जीता। इस सूखे को भारत ने 1996 के अटलांटा ओलंपिक्स में भारतीय टेनिस स्टार लिएंडर पेस के पुरुष एकल वर्ग में कांस्य पदक के साथ खत्म किया। इसके बाद भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन में लगातार सुधार आया और उन्होंने एक के बाद एक व्यक्तिगत स्पर्धाओं में पदक जीते। 1996 के बाद से 2012 तक ओलंपिक खेलों में भारतीय एथलीटों ने भारोत्तोलन, निशानेबाजी, मुक्केबाजी, कुश्ती और बैडमिंटन में भी पदक जीते। रियो ओलंपिक 5 अगस्त से शुरू होने वाले हैं। भारतीय एथलीट इन खेलों में अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए तैयारियों में जुटे हुए हैं। एक नजर उन खिलाड़ियों पर जिन्होंने विभिन्न ओलंपिक खेलों में भारत के लिए पदक जीते। 1996 के अटलांटा ओलंपिक में टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस ने कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही पेस ने 16 साल के कोई ओलंपिक पदक न जीतने के देश के सूखे को समाप्त किया। 2000 के सिडनी ओलंपिक में भारोत्तोलक कर्णम मल्लेश्वरी ने 69 किलो वर्ग में कांस्य जीता और वे ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। निशानेबाज राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने 2004 के एथेंस ओलंपिक में पुरुषों के डबल ट्रैप इवेंट में रजत पदक जीता। ये आजादी के बाद से किसी भारतीय खिलाड़ी का ओलंपिक में व्यक्तिगत स्पर्धा में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। अभिनव बिंद्रा ने 2008 के बीजिंग ओलंपिक में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। वे भारत को ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण दिलाने वाले पहले खिलाड़ी बने। मुक्केबाज विजेंदर सिंह ने 2008 के बीजिंग ओलंपिक में कांस्य पदक जीता। वे मुक्केबाजी में भारत के लिए ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने। पहलवान सुशील कुमार ने लगातार 2 ओलंपिक में व्यक्तिगत पदक जीतने का ऐतिहासिक कारनामा किया। सुशील ने 2008 के बीजिंग ओलंपिक में कांस्य पदक जीता। वहीं 2012 के लंदन ओलंपिक में उन्होंने रजत पदक जीतने में कामयाबी पाई। पहलवान योगेश्वर दत्त ने 2012 के लंदन ओलंपिक में पुरुषों की 60 किलो फ्री स्टाइल कुश्ती में कांस्य पदक जीता। इस तरह वे केडी जाधव और सुशील कुमार के बाद ओलंपिक पदक जीतने वाले तीसरे भारतीय पहलवान बने। निशानेबाज विजय कुमार ने 2012 के लंदन ओलंपिक में पुरुषों के 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल इवेंट में रजत पदक जीता। निशानेबाज गगन नारंग ने 2012 के लंदन ओलंपिक में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल में कांस्य पदक जीता। दो 2012 के लंदन ओलंपिक में महिलाओं की बॉक्सिंग को ओलंपिक में शामिल किया गया और एमसी मैरी कॉम ने इस मौके को व्यर्थ नहीं जाने दिया। मैरी कॉम ने फ्लाईवेट वर्ग में कांस्य पदक जीता। साइना नेहवाल ने 2012 के लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक जीता। वे भारत को बैडमिंटन में ओलंपिक पदक दिलाने वाली पहली खिलाड़ी बनी। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज।
तो हॉकी के बाद इंडिविजुअल खेलों में भारत का प्रदर्शन 1996 के बाद लगातार अच्छा होता रहा, लेकिन इस प्रदर्शन की अगर बात की जाए, लिएंडर पेस का नाम सबसे पहले ज़रूर लेना चाहेंगे, क्योंकि ज़्यादा मौका नहीं दिया था एटलांटा ओलंपिक्स में किसी ने लिएंडर पेस को। बाद में पता चला कि सेमीफाइनल खेल रहे हैं अगासी के खिलाफ, और फिर जब वो मेडल जीतकर, वो जो मोमेंट था जब वो मेडल उनको मिला, वो खुद तो भावुक हुए ही, पूरे देश को कहीं ना कहीं उन्होंने अपना मुरीद बना लिया। देखिए, भाग्य ने भी साथ दिया, क्योंकि पीट सैम्प्रस ने खेलना था और था कि वो ड्रॉ में लिएंडर पेस पीट सैम्प्रस के ड्रॉ में होते। उस समय पीट सैम्प्रस दुनिया के दिग्गज खिलाड़ी थे। वो विंबलडन में पीट सैम्प्रस हार गए थे उस साल क्राइचेक से, तो कुछ उन्होंने एटलांटा ओलंपिक्स से विड्रॉ कर गए कि यूएस ओपनिंग की तैयारी करेंगे। तो कुछ भाग्य ने यहाँ सहारा भी दिया, लेकिन लिएंडर पेस का लाजवाब जो एक कमिटमेंट, और अभी भी ओलंपिक्स में वो रिकॉर्ड बनाने वाले हैं सबसे ज्यादा टेनिस। बिल्कुल, उनका वो था कि मेरे पिताजी 1972 में हॉकी में जीते तो मैं भी एक मेडल जीतूंगा, और लिएंडर पेस ने ये जो दौर शुरुआत की। और उसके बाद कर्णम मल्लेश्वरी, जिस तरह से उन्होंने, वो पहली महिला बनी जिन्होंने पदक जीता भारत के लिए इंडिविजुअल इवेंट में। बिल्कुल, मेरे ख्याल से उस समय कुछ सिलेक्शन में गड़बड़ हुई थी। कुंजा रानी देवी को भी ले जाते, जो विश्व चैंपियन भी थी, तो शायद हमें उस समय 2 मेडल मिल जाते, लेकिन अंत में ट्रायल्स में कुछ प्रॉब्लम होने से कुंजा रानी देवी को नहीं ले गए और सनामा चानू को ले गए, तो सिर्फ कर्णम मल्लेश्वरी जीत। और 2004 से फिर जो सफर शुरू हुआ शूटिंग का, जो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने सिल्वर मेडल जीता, इंडिविजुअली पहले ऐसे खिलाड़ी बने भारत के सिल्वर मेडल जीतने वाले, वो सफर तो फिर आगे चलता रहा। अभिनव बिंद्रा पहले गोल्ड मेडल इंडिविजुअल जीतने वाले खिलाड़ी बने, और पिछले लंदन ओलंपिक्स में तो हमें 2 मेडल मिले शूटिंग से। नहीं, वो क्रांति शुरू हो गई। राज्यवर्धन राठौर और बिंद्रा की तारीफ करने होगी कि इन्होंने अब शूटिंग को एक लोकप्रिय खेल बना दिया है। अब इतना कंपटीशन है कि विजय कुमार अब क्वालिफाई भी नहीं कर पाए रियो डी जेनेरो ओलंपिक्स के लिए। पहले भारतीय शूटर 1, 2, 3 निकलते थे अमीर घर से या आर्मी से, लेकिन अब हर तरह की जनता करने लगी है। तो शूटिंग अब मेरे ख्याल से जो भारतीय पत्रकार जाते हैं वो सबसे पहले शूटिंग रेंज में जाते हैं, क्योंकि वहाँ उम्मीद है कि भारत को कोई ना कोई मेडल मिल सकता है शूटिंग में। और इसी तरह से मुक्केबाजी और कुश्ती भी ऐसे ही खेल रहे, जिसमें भारत का प्रदर्शन दिन ब दिन निखरता गया। कुश्ती में तो सुशील कुमार डबल मेडलिस्ट बनकर सामने आए, जिस तरह का उनका प्रदर्शन वाकई काफ़ी शानदार रहा था। लेकिन आइए अब एक नज़र डाल लेते हैं ओलंपिक्स के इतिहास पर। 5 अगस्त से ब्राज़ील की राजधानी रियो डी जेनेरो में 31वें ओलंपिक खेलों की शुरुआत होने जा रही है। अगर ओलंपिक्स के इतिहास पर एक नज़र डालें तो इन खेलों की शुरुआत यूनान की राजधानी एथेंस में 1896 में हुई थी। पहले ओलंपिक्स में 14 देशों के 200 लोगों ने हिस्सा लिया था। तब से लेकर आज तक ओलंपिक खेलों का कारवां बढ़ता ही गया है। पहले आधुनिक ओलंपिक खेल यूनान की राजधानी एथेंस में 1896 में आयोजित किए गए, लेकिन उसके बाद भी सालों तक ओलंपिक आंदोलन का स्वरूप नहीं ले पाया। एथेंस ओलंपिक खेलों में सिर्फ 14 देशों के 200 लोगों ने कुल 43 मुकाबलों में हिस्सा लिया। 1896 के बाद पेरिस को 1900 में ओलंपिक की मेजबानी का मौका मिला। वर्ष 1900 और 1904 में पेरिस और सेंट लुई में हुए ओलंपिक के 2 संस्करण लोकप्रिय नहीं हो सके, क्योंकि इस दौरान भव्य आयोजन की कमी रही। लंदन में अपने चौथे संस्करण के साथ ओलंपिक आंदोलन शक्ति संपन्न हुआ। इसमें 2000 एथलीटों ने शिरकत की। यह संख्या पिछले 3 आयोजनों के योग से अधिक थी। वर्ष 1930 के बर्लिन संस्करण के साथ ही मानो ओलंपिक आंदोलन में नई जीवन शक्ति आ गई। सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर जारी प्रतिस्पर्धा के कारण नाजियों ने इसे अपनी श्रेष्ठता साबित करने का माध्यम बना लिया। 1950 के दशक में सोवियत अमेरिका प्रतिस्पर्धा के खेल के मैदान में आने के साथ ही ओलंपिक की ख्याति चरम पर पहुंच गई। इसके बाद तो खेल कभी भी राजनीति से अलग नहीं हुआ। खेल केवल राजनीति का विषय नहीं रहे, ये राजनीति का अहम हिस्सा बन गए। चूंकि सोवियत संघ और अमेरिका जैसे महाशक्तियां कभी खुले तौर पर एक दूसरे के साथ युद्ध के मैदान पर भिड़ नहीं सकी, लिहाजा उन्होंने ओलंपिक को अपनी श्रेष्ठता साबित करने का माध्यम बना लिया। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने एक बार कहा था कि अंतरिक्ष यान और ओलंपिक स्वर्ण पदक ही किसी देश की प्रतिष्ठा का प्रतीक होते हैं। शीत युद्ध के काल में अंतरिक्ष यान और स्वर्ण पदक महाशक्तियों का सबसे बड़ा उद्देश्य बनकर उभरे। बड़े खेल आयोजन इस शांति युद्ध का अंग बन गए और खेल के मैदान युद्ध स्थलों में परिवर्तित हो गए। सोवियत संघ ने वर्ष 1968 के मैक्सिको ओलंपिक में पदकों की होड़ में अमेरिका के हाथों मिली हार का बदला 1972 के म्यूनिख ओलंपिक में चुकाया। सोवियत संघ की 50वीं वर्षगांठ पर वहां के लोग किसी भी कीमत पर अमेरिका से हारना नहीं चाहते थे। इसी का नतीजा था कि सोवियत एथलीटों ने 50 स्वर्ण पदकों के साथ कुल 99 पदक जीते। यह संख्या अमेरिका द्वारा जीते गए पदकों से 1/3 ज्यादा थी।
साल 1980 में अमेरिका और उसके पश्चिम के मित्र राष्ट्रों ने 1980 के मॉस्को ओलंपिक में शिरकत करने से इनकार कर दिया। इसके बाद हिसाब चुकाने के लिए सोवियत संघ ने 1984 के लॉस एंजलिस ओलंपिक का बहिष्कार कर दिया। साल 1988 के सोल ओलंपिक में सोवियत संघ ने एक बार फिर अपनी श्रेष्ठता साबित की। उसने 132 पदक जीते, इसमें 55 स्वर्ण पदक थे। अमेरिका को 34 स्वर्ण सहित 94 पदक मिले थे। अमेरिका पूर्व जर्मनी के बाद तीसरे स्थान पर रहा। वर्ष 1992 के बार्सिलोना ओलंपिक में भी सोवियत संघ ने अपना वर्चस्व कायम रखा। हालांकि उस वक्त तक सोवियत संघ का विघटन हो चुका था। एक संयुक्त टीम ने ओलंपिक में हिस्सा लिया था। इसके बावजूद उसने 112 पदक जीते, इसमें 45 स्वर्ण पदक थे। अमेरिका को 37 स्वर्ण के साथ 108 पदक मिले थे। साल 1996 के अटलांटा और 2000 के सिडनी ओलंपिक में रूस गैर आधिकारिक अंक तालिका में दूसरे स्थान पर रहा। 2004 के एथेंस ओलंपिक में उसे तीसरा स्थान मिला। बीजिंग ओलंपिक 2008 को अब तक का सबसे अच्छा आयोजन माना गया। 15 दिन तक चले ओलंपिक खेलों के दौरान चीन ने न सिर्फ अपनी शानदार मेजबानी से लोगों का दिल जीता, बल्कि सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। पहली बार पदक तालिका में चीन सबसे ऊपर रहा, जबकि अमेरिका को दूसरे स्थान से ही संतोष करना पड़ा। भारत ने भी ओलंपिक के इतिहास में व्यक्तिगत स्पर्धाओं में पहली बार कोई स्वर्ण पदक जीता और उसे पहली बार एक साथ 3 पदक मिले। 2012 के ओलंपिक लंदन में आयोजित किए गए। लंदन ओलंपिक में 26 खेलों में 204 देशों के लगभग 10,500 खिलाड़ियों ने भाग लिया। लंदन ओलंपिक में भारत ने अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 6 पदक जीते। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। तो ओलंपिक्स कहीं ना कहीं एक मौका जरूर होते हैं देशों के पास अपनी ताकत को दिखाने का, और हमने पिछले कुछ सालों में देखा भी है, कुछ कंट्रोवर्सीज भी देखने को मिली। अपनी ताकत, उनके पदकों की संख्या बढ़े उसके लिए अलग अलग तरीके अपनाते भी देशों की खबरें आई। इस बार जिस तरह से रूस की बात हुई, उनके कुछ खिलाड़ियों को बैन भी कर दिया गया। लेकिन इस सब के बावजूद देखा जाए तो ओलंपिक्स कहीं ना कहीं इस पूरी दुनिया को एकजुट करने में भी अहम रोल अदा करते हैं। 14 देशों से शुरू हुआ था ये सफर, 206 देशों तक पहुंच गया। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन ओलंपिक्स को कई लोगों ने ये भी बोला है वॉर विदाउट वेपन्स। तो एक तरह का युद्ध है। अब जो महाशक्तियां थी, जब कोल्ड वॉर चल रहा था अमेरिका और भूतपूर्व सोवियत संघ का, तो वो उस समय ये एक ताकत का जोड़ था कि कैपिटलिज्म बेहतर है या कम्युनिज्म बेहतर है। उसके बाद जैसे सोवियत संघ खत्म हुआ तो 21वीं शताब्दी में अब अमेरिका और चीन के बीच में मुकाबला होने लगा, स्टेट स्पॉन्सर्ड या इंडिविजुअल। लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोग इकट्ठे होते हैं, मौका होता है सेलिब्रेट करने का, बिल्कुल खेल का और जीत का वो जश्न। नई देशों को, जैसे इथियोपिया, जब अबेबे बिकिला ने ओलंपिक्स का मैराथन जीता 1960 रोम में, तब पता लगा इथियोपिया एक देश है। तो इस तरह नए नए देशों के बारे भी पता लगता है, और ये ओलंपिक्स का जादू है। ओलंपिक्स का जादू है। और इस बार हम उम्मीद करेंगे कि भारतीय जो दल है, जो सबसे बड़ा दल ओलंपिक्स में जा रहा है, शानदार प्रदर्शन कर देश को गौरवान्वित करने में कामयाब रहता है। नोवी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने हमारी इस चर्चा में आप हमारा हिस्सा बने, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए। शुक्रिया। और आज के हमारे इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत, और कल से हमारा एक खास कार्यक्रम ओलंपिक का सफर आप देख सकते हैं शाम 7 बजे। दीजिए इजाजत, नमस्कार।